काउंसिल ने कोई विचार विमर्श नहीं किया। बीच की आग के चारों ओर अर्धचक्र में बैठे 7 बुजुर्ग। फैसला पहले ही लिया जा चुका था। चर्चा सिर्फ एक दिखावा थी और ये बात हर कोई जानता था। ड्रैक्स केंद्र में बैठा था। एक आंख, 20 साल का दबदबा, जो इस सरल तर्क पर बना था कि ताकतवर जीवित रहते हैं और कमजोर सिर्फ एक बोझ होते हैं। उसने मेरी ओर उसी तरह देखा जैसे वो टूटे हुए भाले की मूठ को देखता था। गुस्सा नहीं, मूल्यांकन। केल मेरे बाएं पैर के पीछे बैठा था। वो सुबह से ही जानता था, जब हमारे सोने की जगह के बाहर समनिंग स्टोन मिला था, तभी से वो मुझसे सटकर बैठा था और सारा दिन वहां से हिला नहीं। उसकी काली आंखें मेरे चेहरे और बुजुर्गों के घेरे के बीच घूम रही थीं, जैसे कोई जीव उस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो जिसका अभी तक कोई साफ आकार नहीं बना था। वो 2 साल का था। मैंने उसे एक सूखी नदी की तलहटी से तब निकाला था जब 3 भेड़िए उसे घेरे हुए थे। वो इतना छोटा था कि एक हाथ में समा जाए और इतना शांत कि वो डर नहीं बल्कि हिसाब किताब लग रहा था। कबीले का हर इंसान अगली सुबह उसे छोड़कर चला गया था। ऐसा कौन सा शिकारी है जो अपनी जान उसके लिए जोखिम में डालता है, जो लड़ भी नहीं सकता? ड्रैक्स आग से नजरें हटाए बिना बोला, जानवर यहीं रहेगा। आज रात हम खाएंगे, जैसे मौसम हो, जैसे कोई तथ्य हो। दुनिया ठंडी है, जानवर यहीं रहेगा। उसके बोलने से पहले ही चाकू मेरे हाथ में था। उठाया नहीं गया, बस मौजूद था। चकमक पत्थर, फ्लिंट, जिसे मैंने 3 शाम लगाकर खुद तराशा था, कबीले के औजार बनाने वाले की किसी भी चीज से ज्यादा तेज। ये एक और बात थी जिससे वे चिढ़ते थे। नहीं, मैंने कहा। आग चटकी। मेरे दाहिने ओर किसी ने सांस खींची। आप अर्धचक्र को नहीं नहीं कहते थे। ये नियम भाषा, स्मृति और किसी भी अन्य चीज से पहले ही रूह में समा चुका था। ड्रैक्स ने अपनी एक आंख से मुझे देखा, लंबी और सपाट नजर। तुम कबीले के ऊपर जानवर को चुनते हो, तो फिर तुम भी जानवर ही हो। दोनों यहां से जाओ। आज रात वापस मत आना। मैंने आग की रोशनी में उन 7 चेहरों को देखा। वे लोग जिन्हें मैंने 16 सालों से देखा था, उनमें से किसी ने भी मुझसे आंखें नहीं मिलाईं। मैंने अपनी सोने की खाल और चाकू उठाया। केल बिना कहे पीछे चल दिया। पहले 3 दिन इस बात की सटीक शिक्षा थे कि मैं वास्तव में कितना कम जानता था। पहला दिन, दोपहर। पूर्वी धारा के पास जड़ों का एक गुच्छा मिला, वही प्रजाति जिसे वरिष्ठ शिकारी इस्तेमाल करते थे। मुझे यकीन था। 18, साढ़े 18, 40 मिनट बाद पेट में ऐंठन मत ली और एक गिरे हुए पेड़ के पीछे घुटनों के बल 2 घंटे। केल ने जड़ को सूंघा था और मना कर दिया था। मैंने उसे मना करते हुए देखा नहीं था। मैं इतना आश्वस्त था कि ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इसे दर्ज किया, इसे याद रखा और आगे बढ़ गया। पहला दिन, रात। आग जलाने की कोशिश की। गलत लकड़ी सतह से सूखी लेकिन अंदर से गीली, वैसी जो सही दिखती है पर होती नहीं। पूरी रात बिता दी। 90 मिनट तक धुआं पैदा किया और अपनी उंगलियों पर 2 छोटे जले के निशान। कुछ नहीं जला। तापमान उस बिंदु तक गिर गया जहां मेरे हाथों ने मेरे दिमाग की बात मानना बंद कर दिया। केल मेरे पहलू से सट गया। उसकी शरीर की गर्मी ही भोर तक एकमात्र सहारा थी। मैं 40-40 मिनट के अंतराल में सोता रहा, हर बार ठंड महसूस होने पर जाग जाता। दूसरा दिन, सुबह। शिकार। 30 मीटर की दूरी पर एक खरगोश देखा। अगर मेरा निशाना सही होता तो ये एक सटीक वार होता, पर मेरा निशाना चूक गया। पत्थर दूर जा गिरा। 3 घंटे तक घने जंगलों में उसी जानवर का पीछा किया और एक नदी पार करते समय उसे खो दिया। अपने नंगे हाथों से 2 छिपकलियां पकड़ी। 4 घंटे की मेहनत और हासिल इतना कम कि उन्हें पकड़ने में खर्च हुई कैलोरी के लायक भी नहीं था। मेरे शिकार रोकने के 20 मिनट बाद केल को जामुन का एक गुच्छा मिला। वो अपनी हथेली में भरकर मेरे लिए ले आया। कुछ नहीं बोला, मुझे खाते हुए देखता रहा। तीसरा दिन, खुले मैदान में शिकारी ने मुझे ढूंढ लिया। मैं 2 पेड़ों की कतारों के बीच चल रहा था। सबसे खराब स्थिति, दूर दूर तक सिर्फ समतल जमीन। मैंने उसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया था। वो एक खास तरह की खामोशी जो बड़े शिकारियों के आने से पहले छा जाती है, जब छोटे जीव अपनी आवाजें बंद कर देते हैं और जंगल अपनी सांसें रोक लेता है। मेरे बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर ग्रेनाइट की एक दरार थी। मैं बिना दौड़े उसकी ओर बढ़ा। दौड़ना शिकार की प्रवृत्ति को जगा देता है, इतना मुझे पता था। जब मैं उसके अंदर पहुंचा तब आवाज मेरे पीछे 15 मीटर की दूरी पर थी और करीब आ रही थी। मैंने दोनों हाथों में चाकू लेकर अपनी पीठ पत्थर से सटा दी। केल मेरे बाद अंदर आया और मेरे बाईं ओर सट गया। फिर वो बिल्कुल स्थिर हो गया। डर वाली जड़ता नहीं, कुछ अलग संयत, जानबूझकर की गई स्थिरता। उस जीव की स्थिरता जिसने स्थिति का आकलन कर लिया था और सही प्रतिक्रिया के बारे में फैसला ले लिया था। उसकी सांसें तेज थीं पर लय में थीं। वो कांप नहीं रहा था। उसने कोई आवाज नहीं की। शिकारी दरार के बाहर रुक गया। उसकी सांसें धीमी और धैर्यवान थीं, उस शिकारी की लय जिसे पता था कि इंतजार करने में कुछ नहीं जाता। उसने एक बार घेरा बनाया, फिर दूसरी बार। मेरे हाथ कांप रहे थे, केल के नहीं। मैंने उसकी स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया,
अपनी सांसों को उसकी लय से मिलाया। कंपन कम हो गया। शिकारी ने तीसरी बार चक्कर लगाया, रुका, सांस ली और फिर सन्नाटा। आखिरी आवाज के 20 मिनट बाद भी मैं दरार के अंदर ही था, चाकू ऊपर किए बिना हिले। केल सबसे पहले हिला। वो बिना किसी शोर के दरार से बाहर निकला। ना कोई टहनी टूटी, ना जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां हिलीं, और उसने आसपास के इलाके का एक धीमा चक्कर लगाया। मैंने दरार के बीच से देखा। उसने हवा की दिशा जांची, आने जाने वाले रास्तों को देखा, पेड़ों की दूसरी कतार को परखा। फिर वो दरार के प्रवेश द्वार पर वापस आया और बाहर की ओर मुंह करके बैठ गया। फिर उसने मेरी ओर देखा, एक स्थिर, साफ नजर। मैं उसे पूरी तरह समझ गया था। वो इसलिए बाहर नहीं गया था कि उसे डर नहीं था, वो इसलिए गया था क्योंकि किसी को जांच करनी थी, और उसने तय किया था कि वो व्यक्ति वही होगा। वह सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट नहीं थी। सहज वृत्ति में फैसला लेना शामिल नहीं होता। मैं दरार से बाहर आया, ग्रेनाइट के सामने जमीन पर बैठ गया और देखा कि मेरे पास क्या था। एक पत्थर का चाकू, सोने के लिए एक खाल, 2 दिनों का अपर्याप्त भोजन, कोई छत नहीं, कोई आग नहीं, और एक चिंपैंजी जिसने अभी अभी सुरक्षा घेरे की जांच की थी, जबकि मैं कांपते हाथों से चाकू पकड़े खड़ा था। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। मेरी पलकों के अंदर प्रतीक, सिंबल्स उभर आए, चमकते हुए सटीक, जिन्हें गलत पढ़ना असंभव था। पाषाण युग सभ्यता प्रणाली, स्टोन एज सिविलाइजेशन सिस्टम सक्रिय। नए उपयोगकर्ता की पुष्टि, ऑब्जर्वर क्लास, प्रारंभिक कार्य, 7 दिन जीवित रहें। इनाम, आग, बुनियादी शिल्प ज्ञान, सभ्यता विकास वृक्ष। मैंने आंखें खोलीं। वे प्रतीक ग्रेनाइट की दीवार पर पारदर्शी रूप में तैर रहे थे। मैंने उन्हें देर तक देखा। फिर मैंने केल की ओर देखा। वो मेरे चेहरे को उसी एकाग्रता से देख रहा था जो वो तब दिखाता था जब मेरे बारे में कुछ बदलता था। वो उस बदलाव को पढ़ रहा था, उसे दर्ज कर रहा था। ठीक है, मैंने कहा। पहला कार्य संदेश दिखाई दिया। कार्य, आश्रय, शेल्टर बनाए। संरचनात्मक टहनियां, बांधने वाली बेलें, पत्तों की परत। अगली रात होने से पहले पूरा करें। मैंने जंगल की ओर देखा। शिकारी कहीं वहीं था। निर्माण करने का मतलब था शोर, हलचल और दिखाई देना। निर्माण न करने का मतलब था एक और रात मौत के साए में। आज दिन में एक बार हम लगभग खत्म ही हो गए थे। मैं खड़ा हुआ। काले काले मेरे पास जमीन पर बैठ गया और झुकते हुए पेड़ को देखने लगा। फिर उसने मुझे देखा। उसके बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे छोटे पेड़ों के एक झुंड की ओर बढ़ा और एक निचली टहनी को खींचने लगा। मैंने उसे ठीक 1 सेकंड के लिए देखा और फिर मैं भी उसके पीछे चल दिया। हमने ढलती रोशनी में 3 घंटे तक निर्माण किया। सिस्टम ने सर्वोत्तम सामग्री की रूपरेखा तैयार की, सही टहनियों पर एक हल्का निशान, सही बेलें और पत्तों की वो बनावट जो सबसे अच्छी परत बना सके। काले ने मेरे एक चक्कर के मुकाबले 4 चक्कर लगाए। वो छोटा था, फुर्तीला था और बिल्कुल खामोश था। उसे कभी दोबारा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब काम पूरा हुआ, नीचा, मजबूत, उत्तर दिशा की ओर प्राकृतिक दीवार बनाने वाले 2 पेड़ों के बीच सटा हुआ, तो सिस्टम अपडेट हुआ, आश्रयपूर्ण। कार्यक्षमता अनलॉक, अग्नि विधि, परकशन इग्निशन, चकमक विधि, चकमक पत्थर, लोहे से भरपूर पत्थर, सूखी घास। सामग्री 30 मीटर के दायरे में थी। लोहे वाला पत्थर ठीक वहीं था जहां सिस्टम ने निशान लगाया था। सूखी घास आश्रय के छज्जे के नीचे थी। पहली चोट चिंगारी निकली पर आग नहीं पकड़ी। दूसरी बार फिर चिंगारी। तीसरी बार ज्वाला धधक उठी, छोटी सी, लगभग न के बराबर, लेकिन वो हमारी थी। काले उसके सामने बैठ गया और आग को ऐसे भाव से देखने लगा जो मैंने पहले कभी उसमें नहीं देखा था। ये वो डर भरा सम्मान नहीं था जो अधिकतर जानवर आग के प्रति दिखाते हैं, बल्कि ये दिलचस्पी थी। एक ऐसी चीज की गहरी, विचारशील दिलचस्पी जो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वो क्या देख रही है। मैं उसके पास बैठ गया और अपने हाथों तक पहुंचती गर्मी को महसूस किया। मेरी दृष्टि में विकास वृक्ष, डेवलपमेंट ट्री खुल रहा था। आदिम हथियार, शिकार और जाल, पशुपालन, कृषि, भंडारण, रक्षा, हर शाखा बंद थी, हर एक इंतजार में थी। जीवित रहने के लिए 7 दिन। एक चिंपांजी जो बिना कहे सुरक्षा घेरे की जांच करता था और आग को ऐसे देखता था जैसे वो उत्तर देने योग्य कोई प्रश्न हो। मैंने अपने कंधों पर सोने वाली खाल, स्लीपिंग स्किन लपेटी। बाहर जंगल रात की आवाजों में सिमट गया। एक ऐसी दुनिया का धीमा, धैर्यपूर्ण शोर जो हमारे यहां आने से बहुत पहले से मौजूद थी। फिर पूर्व की ओर से आग की रोशनी से परे एक टहनी के टूटने की आवाज आई। एक आवाज, साफ, जानबूझकर की गई। ये शिकारी नहीं था। शिकारी जब चाहता है तो बिना आवाज के चलता है। ये कोई ऐसी चीज थी जो चाहती थी कि उसे सुना जाए। काले ने आवाज की तरफ नहीं देखा, वो पहले से ही उसे देख रहा था। 8वें दिन की सुबह 7 दिनों का कार्य पूरा हुआ। एक पंक्ति उभरी, प्रारंभिक कार्य पूर्ण, पुरस्कार अनलॉक, अग्नि, बुनियादी शिल्प ज्ञान, सभ्यता विकास वृक्ष, नई शाखाएं, आदिम हथियार, जाल से शिकार। मैंने इसे पढ़ा, एक तरफ किया और देखा कि असल में 7 दिनों में क्या हासिल हुआ था।
आश्रय का तीसरा संस्करण, पहले 2 अभ्यास मात्र थे। इसमें समतल पत्थरों पर बना एक ऊंचा सोने का चबूतरा था। छत का कोण ऐसा था जो बारिश को पूर्व की ओर बहा दे, और 3 तरफ ऐसी दीवारें थीं जिन्हें देखरेख की जरूरत नहीं थी। आग एक बार भी नहीं बुझी थी। सुखाने वाले रैक, ड्राइंग रैक पर 4 दिन का भोजन था। 3 जानवरों के रास्तों पर 6 जाल, पूर्वी दीवार के सहारे 2 काम चलाऊ भाले। ये आराम नहीं था, यह एक आधार, फाउंडेशन था। मैं शिविर के किनारे खड़ा हुआ और उसे वैसे ही देखा जैसे आप उस चीज को देखते हैं जिसे आपने शून्य से बनाया हो और पहली बार स्पष्ट रूप से देख रहे हों। पहला दिन, मिट्टी और एक चाकू। 8वां दिन, मंच, आग, रैक, हथियार, जाल। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उन 7 दिनों की थी जहां गलत फैसले धीरे धीरे सही फैसलों में बदल गए। काले छत से मुझे देख रहा था। उसने 5वें दिन से वहीं ऊपर सोना शुरू कर दिया था। उसने खुद तय किया था कि वहां से नजारा साइडलाइंस बेहतर है। हर सुबह जब मैं आंखें खोलता वो पहले से जगा होता, उस दिशा की ओर मुस्तैद जो रात में आवाज कर रही थी। सिस्टम ने चुपचाप इसे नोट किया, साथ ही तालमेल, कंपेनियन सिंक्रोनाइजेशन सक्रिय। विकास चरण 1.5। व्यवहारिक अनुकूलन, संसाधन प्रबंधन, खतरे की प्रतिक्रिया, सहयोगी कार्य निष्पादन। मैंने छत पर उसकी ओर देखा और तालमेल शब्द के बारे में सोचा, जैसे हम एक दूसरे के साथ सुर मिला रहे 2 वाद्ययंत्र हों। मुझे यकीन नहीं था कि हम में से कौन खुद को ज्यादा बदल रहा था। आदिम हथियार वाली शाखा को कुछ काम लायक बनाने में 3 कोशिशें लगीं। पहला भाला हत्था बहुत भारी था, सिरे की ज्यामिति गलत थी, पहले परीक्षण में ही टूट गया। सिस्टम ने बिना किसी टिप्पणी के विफलता दर्ज की, हत्थे का घनत्व अत्यधिक, फ्लेकिंग एंगल उप-इष्टतम। दूसरी कोशिश बेहतर थी। तीसरी, कार्यात्मक 20 मीटर पर सटीक और सुरक्षित वापस मिलने योग्य। इस प्रक्रिया में 3 दिन और भोजन जुटाने के समय का एक बड़ा हिस्सा खर्च हुआ, जिसका मतलब था कि हथियार उपयोगी होने से पहले भोजन का खाता घाटे में चला गया। हर चीज की एक कीमत थी। सिस्टम ने मुझे ये कभी भूलने नहीं दिया। शिकार और जाल की शाखा ने गणित को बुनियादी रूप से बदल दिया। सही तरीके से लगाया गया जाल तब भी काम करता था जब मैं सो रहा होता था। सक्रिय घंटे निर्माण की ओर लगाए जा सकते थे। भोजन का भंडार 4 दिन पर स्थिर हुआ, फिर 6, फिर 10। मैं पेड़ों की छालों पर ये संख्याएं लिखता था। हर सुबह सबसे पहले उन्हें अपडेट करता। भोजन 10 दिन, पानी साफ, भाले 2, सक्रिय जाल 6, आश्रय, हल्की बारिश के लिए पर्याप्त, भारी मौसम से पहले सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता। आंकड़े झूठ नहीं बोलते थे और न ही दिलासा देते थे। वे बस आपको बताते थे कि आप कहां खड़े हैं। 11वें दिन मुझे पहला संकेत मिला। जाल नंबर 3, सबसे पूर्वी स्थिति, शिविर से सबसे दूर। जाल सक्रिय नहीं हुआ था। उसे खोल दिया गया था, तोड़ा नहीं गया था। उसके अंगों को करीने से एक तरफ रख दिया गया था। ट्रिगर तंत्र को सावधानी से एक सपाट चट्टान पर रखा गया था। वैसे ही जैसे आप किसी चीज को तब नीचे रखते हैं जब आप ये समझना चाहते हों कि वो कैसे काम करती है। किसी जानवर ने ऐसा नहीं किया होगा। मैं काफी देर तक उसके ऊपर खड़ा रहा और आसपास की जमीन को देखा। पैरों के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। जो कोई भी था वो बिना सुराग छोड़े चलना जानता था। लेकिन 4 मीटर पीछे वनस्पतियों का एक दबा हुआ हिस्सा था, वैसा निशान जो लंबे समय तक एक जगह स्थिर रहकर देखने से बनता है। किसी ने जाल को खोलने से पहले उसका निरीक्षण किया था, उसका अध्ययन किया था। मैंने एक नए बदलाव के साथ जाल को फिर से बनाया। आने वाले रास्ते पर टखने की ऊंचाई पर एक पतली सूखी टहनी रख दी, वैसी जो पैर रखने पर जोर से चटकती है। ये बचाव नहीं था, एक सूचना थी। उस रात मैं हाथ में चाकू लेकर सोया, काले पूर्व की ओर मुंह करके सोया। 16वें दिन आया। दक्षिणी वनरेखा से भारी कदमों की आहट आई। छिपने की कोई कोशिश नहीं, एक विशालकाय व्यक्ति की चाल जिसने ये तय कर लिया था कि खुद को घोषित करना खतरा समझे जाने से बेहतर है। वो शिविर के किनारे रुका और आग, आश्रय, सुखाने वाले रैक और भालों को देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसे व्यक्ति के भाव थे जो बुरी तरह जीवित बच रहा था और जिसने अभी अभी सबूत देखा था कि इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उसके कंधे चौड़े थे, उसके हाथ ऐसे थे जो सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। सोने वाली खाल 2 जगह से फटी हुई थी। पैर छाल की पट्टियों से लिपटे थे जो इतनी बार मरम्मत की गई थी कि मूल सामग्री मुश्किल से दिख रही थी। वो भूखा था, तीव्र रूप से नहीं बल्कि ढांचागत रूप से। वैसी भूख जो इतने लंबे समय से साथ हो कि अब सामान्य लगने लगे। उसने छत पर काले को देखा। वो क्या है? उसका नाम काले है। वो तुम्हारे पास क्यों है? वो यहां रहता है। उसने एक और पल के लिए काले को उसी गणितीय भाव से देखा, उपयोगिता की वो गणना जो मानक श्रेणियों से बाहर की किसी चीज पर लागू की जाती है। मैंने उसे देखने दिया। मैं उत्तर के पानी के रास्तों को जानता हूं, उसने कहा। 3 स्रोत, 1 साल भर बहता है, सूखे महीनों में भी। वो रुका। मैं भारी चीजें उठाने में अच्छा हूं। शुरुआत और समझौते। सबसे पहले मैंने अपनी बात रखी, फिर हमने बाकी चीजों पर चर्चा की। उसने मुझे बताया, खास तरह की चट्टानों की बनावट, पेड़ों की प्रजातियां और हर जल स्रोत पर जमीन का ढलान।
इतनी जानकारी काफ़ी थी कि उसके बिना भी उन्हें ढूंढा जा सके। सिस्टम ने अपने इलाके के नक्शे टेरेन मैपिंग से मिलान किया और तुरंत 2 की पुष्टि कर दी। तीसरा मौजूदा सीमा से बाहर था, या तो वो सटीक था या मनगढ़ंत। कैंप में जगह खरीदने वाले व्यक्ति के पास गलत जानकारी देने के बजाय सच बोलने का ज़्यादा पुख्ता कारण था। मैंने उसे भोजन के भंडार दिखाए, राशन प्रणाली समझाई, नियम समझाया। कैंप की प्रणालियों में होने वाला हर बदलाव होने से पहले बताया जाएगा, बाद में नहीं। कोई अपवाद नहीं। उसने सुना। फिर सब ठीक रहा। वह उसी शाम यहां रहने आ गया। सोल के साथ पहली रात। सोल के साथ पहली रात। आधी रात के आसपास तूफान तेजी से आया। पहले हवा चली, फिर बारिश और बौछारें, ऐसी बारिश जिसने ढांचे की हर कमजोरी ढूंढ ली। शेल्टर का मुख्य जोड़ सेंट्रल जंक्शन। मुझे पता था कि उसे मजबूती की जरूरत है और मैंने अगले हफ्ते का समय तय किया था, लेकिन पानी के वजन से वो अलग होने लगा। मैंने उसके हिलने की आवाज़ सुनी और पूरी तरह जागने से पहले ही चाकू लेकर उठ खड़ा हुआ। सोल पहले से ही बाहर था। उसने अपना कंधा मुख्य सपोर्ट पोस्ट खंभे पर टिका दिया और उसे थामे रखा। न कोई निर्देश, न कोई चर्चा, उसने संकट के बिंदु को पहचान लिया था और वहां पहुंच गया था। मैंने अंधेरे में बांधने वाली बेलों से उस जोड़ को जकड़ दिया, जबकि बारिश ने सब कुछ भिगो दिया था। उसके हाथ नहीं फिसले, सपोर्ट अपनी जगह से नहीं हिला। जब काम पूरा हो गया तो हम वापस अंदर आए। वो बैठ गया और अपनी हथेलियों को देखा। खुरदरे खंभे से गहरी फांस चुभी थी, 2 जगहों से खून बह रहा था। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अपनी ओढ़ने वाली खाल उठाई और लेट गया। सुबह मैंने उसके हाथों को देखा और फिर उस जोड़ को जिसे उसने थामा था। उसने पानी के रास्ते की जानकारी और उससे कहीं ज्यादा वापस कमा लिया था। दिन 21। अधिकार और प्रणाली। दिन 21। शाम को आग के पास बैठा सोल हमेशा की तरह सीधा था। यहां फैसले तुम लेते हो। मुझे क्या मिलता है? क्या बनाया जाएगा? क्या बदला जाएगा? खाना कैसे बटेगा? मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि कैंप सही चल रहा है और तुम यहां ज्यादा समय से हो। वो रुका। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। ज्यादातर जगहों पर इसका कोई मतलब होता है। ज्यादातर जगहों पर, मैंने कहा। ये ज्यादातर जगहों जैसा नहीं है। ये एक सिस्टम वाला कैंप है। सिस्टम काबिलियत पर चलता है, इस पर नहीं कि कौन ज्यादा वजन उठा सकता है। मैंने हमारे बीच जलती आग की ओर देखा। तुमने उत्तरी दीवार का हिस्सा बनाया। मैं तुमसे पूछे बिना उसे नहीं बदलूंगा। मैंने जाल ट्रैप नेटवर्क बिछाया। तुम मुझे पूछे बिना उसे नहीं छुओगे। फैसले उसी के पास रहेंगे जिसने उस चीज को बनाया है जिसके बारे में फैसला लिया जा रहा है। और अगर मैं किसी फैसले से असहमत हूं तो वजह बताओ। अगर तुम्हारी वजह बेहतर होगी तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कैंप के सही होने में दिलचस्पी है। वो कुछ पल के लिए इस बात के साथ बैठा रहा। ये हार मानना नहीं था, बल्कि खुद को नए सिरे से ढालना था। एक ऐसे आदमी के हाव भाव जो अपनी उस सोच को अपडेट कर रहा था जो अलग मान्यताओं पर बनी थी। ठीक है, उसने कहा और सोने चला गया। प्रगति और खतरा। मैं आग के पास ही रहा और डेवलपमेंट ट्री, विकास वृक्ष खोला। कृषि शाखा, एग्रीकल्चर ब्रांच उपलब्ध थी। स्थिर जल स्रोत की पुष्टि हो गई। न्यूनतम जनसंख्या की शर्त पूरी हुई। खाद्य भंडारण स्थापित। पैदावार का अनुमान वर्तमान से 400% अधिक। आधार रेखा। विकास का समय 1 सीजन। 400%। मैंने उस नंबर को देखा, फिर कैंप को देखा। 2 लोग, 1 चिंपांजी, 10 दिन का खाना, 6 जाल, 2 भाले। इस ट्री की 14 शाखाएं बंद थीं। मैंने 3 खोली थीं। हम जहां थे और जहां सिस्टम इशारा कर रहा था, उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसे पाटने का एकमात्र तरीका वही था जो मैंने बिना कोई नाम दिए शुरू कर दिया था। एक समय में एक सही फैसला जो अगले फैसले का रास्ता बनाए। मैंने कृषि शाखा खोली और पढ़ना शुरू किया। सोल के आने के 3 रात बाद मैं सिग्नल पर जाग गया। केल काले का पूरा अलार्म नहीं, कुछ छोटा। छत पर उसके वजन बदलने का खास तरीका, जिसे मैंने 11 दिनों के करीब रहने के दौरान समझ लिया था। अभी खतरा नहीं था, बल्कि कुछ बदलने जैसा था। मैं उठकर बैठ गया। केल का चेहरा पूर्व की ओर था। वो बस देख नहीं रहा था, बल्कि एक जगह टिक गया था। पेड़ की रेखा, ट्री लाइन के परे, एक बिंदु पर पूरी एकाग्रता के साथ केंद्रित। मैंने पेड़ों की कतार की ओर देखा। मैंने सुना। कुछ नहीं। जंगल की आवाजें, हवा की सरसराहट। उत्तर पूर्व में छोटी नदी अपना निरंतर धीमा काम कर रही थी। लेकिन केल नहीं हिला। मैंने भाला उठाया और शेल्टर के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और उसके साथ पूर्व की ओर पेड़ों की कतार को देखता रहा, जब तक कि भोर नहीं हो गई, पक्षी चहकने लगे और जंगल अपनी दिनचर्या में वापस नहीं आ गया। उजाला होने पर वो छत से नीचे आया।
मेरी तरफ एक बार देखा। जाल चेक करने चला गया। मैं जाल नंबर 3 चेक करने गया। सही सलामत था, अछूता। लेकिन 4 मीटर पीछे जहां से नजर रखी जा सकती थी, वहां की वनस्पतियां ताजी दबी हुई थीं। कल रात जब हम आग के पास बैठे थे, तब कोई वहां मौजूद था। वही व्यक्ति नहीं जो पहले था, या वही व्यक्ति जो अब ज्यादा आत्मविश्वासी था। जो भी हो, अब मैं देख पा रहा था। मैंने छाल पर बने खतरा लॉग, थ्रेट लॉग में दूसरी लाइन जोड़ी। दिन 23, नजर रखने की जगह फिर से सक्रिय। पूर्वी रास्ता, धैर्यवान। धैर्यवान वो शब्द था जो मेरे दिमाग में रह गया। जो कोई भी बाहर था, वो हताश नहीं था। हताश लोग जल्दी कदम उठाते हैं। धैर्यवान लोग सही समय आने का इंतजार करते हैं। मैंने कैंप की ओर देखा। 10 दिन का खाना, 2 लोग, दीवारों का एक सेट जो अभी पूरा नहीं हुआ था। धैर्य का मतलब था कि हमें उनके सही समय चुनने से पहले तैयार रहना होगा। मैं सोल को ढूंढने गया और उससे कहा कि हम आज से ही पूर्वी हिस्से की मजबूती का काम शुरू कर रहे हैं, अगले हफ्ते नहीं। उसने नहीं पूछा क्यों। उसने वो खंभा उठाया जिस पर वह काम कर रहा था, और बिना एक शब्द कहे उसे पूर्वी दीवार की ओर ले गया। नए लोगों का आगमन खबर लोगों से तेज चलती है। मुझे नहीं पता कि इसे पहले कौन ले गया। कोई गुजरता हुआ शिकारी, कोई अकेला भोजन खोजने वाला जिसने पहाड़ी से हमारी आग देखी हो, कोई जिसने जल स्रोत पर एक बार इसका जिक्र किया और जानकारी उसके बिना ही आगे बढ़ गई। दिन 20 और 30 के बीच ये खबर आसपास के इलाके में फैल गई। एक लड़का और एक चिंपांजी, उत्तरी पेड़ों की कतार, आग जो बुझती नहीं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, सुखाने वाले स्टैंड पर खाना। पहला आगमन 23वें दिन हुआ। सारा दोपहर की शुरुआत में दक्षिणी पेड़ों की कतार से प्रकट हुई। दुबली पतली सधे हुए हाथ, ऐसी आंखें जिन्होंने बोलने से पहले ही कैंप का पूरा जायजा ले लिया था। उसे दक्षिण के एक कबीले से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने तय किए गए रिश्ते से इनकार कर दिया था। उसने ये बात बिल्कुल सादगी से बताई, बिना किसी कड़वाहट के, जैसे कोई मौसम के बारे में तथ्य बताता है। वो 9 दिनों से यहां बाहर थी। उस सुबह दीवार बनाते समय पत्थर के कोने से सोल के हाथ पर गहरा कट लग गया था। खून रुक नहीं रहा था। मैं उसे कपड़े से लपेटने की तैयारी कर रहा था। सारा मेरे पास से गुजरकर पेड़ों की झुरमुट में गई और 18 मिनट में 3 खास पत्तियां लेकर लौटी। उसने बिना इजाजत मांगे उन्हें घाव पर दबा दिया और थामे रखा। सुबह तक खून रुक गया था। कोई सूजन नहीं, ऊतकों टिश्यू में कोई गर्मी नहीं। वो क्या था? सोल ने उससे पूछा। कुचली हुई मारूम की पत्ती, छोटी रक्तवाहिकाओं, वेसल्स को बंद कर देती है। उसने उसकी ओर देखा। कपड़ा भी काम करता, पर धीमी गति से। इससे पहले कि वो औपचारिक रूप से कैंप का हिस्सा बनने के लिए पूछती, वो उसका हिस्सा बन चुकी थी। यह ठीक था। पूछने से पहले ही उसने अपनी जगह कमा ली थी। रैन और टॉक दिन 28 को एक साथ आए। भाई थे, स्वभाव से नहीं, सिर्फ खून से। रैन शांत था। वो ढांचों को वैसे देखता था जैसे लोग चेहरे देखते हैं, झुकाव और कोण में दबाव और इतिहास को पढ़ता हुआ।